नमस्कार दोस्तों, मैं मोनू खुआल आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम पढ़ने क्या जा रहे हैं वो देखिएगा दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। ठीक है दोस्तों। और इसके में टॉपिक क्या रहेगा आपका? संविधान, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद। ये इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों? तो देखिएगा यूजीसी नेट में यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। नेट का एग्जाम जो होता है आपका, असिस्टेंट प्रोफेसर स्क्रीनिंग अभी हरियाणा में होनी है, आपको भी पता है। तो वहां भी ये टॉपिक है, आपको एक दो क्वेश्चन जरूर देके जाएगा। इसके बाद यूपीएससी की बात करूं तो परी और मेंस में दोनों में इससे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। यदि मैं एचपीएससी पॉलिटिकल साइंस की बात करूं, पीजीटी लेक्चरर की, तो वहां भी आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जब मैं डीएसएसबी की बात करूं तो यहाँ भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो हम बड़े बेहतरीन तरीके से चीजों को समझेंगे। देखो, आपने चीजों को पढ़ा है ना? जैसे कोई पूछ ले कॉन्स्टिट्यूशन क्या, तब फटाफट बता दोगे सर ये डेफिनेशन है। लेकिन वो पूछ ले आपसे कि किस तरीके से सारी बातों को आप एक बार इकट्ठा करके बताइए, अलग अलग तरीके से कैसे तोड़ तोड़ के बताइए। अब इंटरव्यू लेने वाला आपसे कॉन्स्टिट्यूशन यदि पूछता है, तो आप यदि उसको डेफिनेशन बता रहे हो, तो वो इनफ नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा? उसको समझाना भी पड़ेगा। तो वही तरीका लेके मैं आज आपको काम करा रहा हूँ। मेरा काम सिर्फ क्या है कि आपके दिमाग में जो चीजें हैं उनको थोड़ा सा और खोल देना। आप कहीं से भी चीज़ों को पढ़ोगे या किसी को भी समझाओगे तो सारी बात एक-एक बड़े अच्छे तरीके से आप समझा पाओगे। ठीक है दोस्तों? तो करते हैं शुरुआत। आज सबसे पहली बात करेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसके बाद बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, संविधानवाद क्या है। ठीक है दोस्तों? तो सबसे पहले देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो देखो, आपको भी पता है किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से चलाने के लिए आपके पास कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, जैसे आपको कोई गेम खेलनी है ना? यदि उस गेम को मैं अच्छे से सुचारू रूप से या बहुत अच्छे तरीके से खेलना चाहता हूँ, तो उस गेम के अंदर आपको कोई ना कोई रूल ज़रूर होंगे। जैसे मैं क्रिकेट का गेम खेलता हूँ, तो उसके अंदर मिलेगा, चेस के अंदर अलग से मिलेगा। यदि मैं फुटबॉल खेलता हूँ, तो वहाँ भी मेरे को रूल मिलेंगे। क्यों बनाए जाते हैं रूल? तो रूल बनाए जाते हैं दोस्तों, उस गेम को एक अच्छे तरीके से खेल सकें हम, बिना किसी लड़ाई झगड़े के। तो बात करें कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, तो दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप सीधी-सी एक बात कहोगे, क्या है ये कॉन्स्टिट्यूशन? देखिएगा, जब कोई भी आपसे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के बारे में बात करे, तो आप कहोगे क्या है दोस्तों ये? तो आप कहोगे लॉ ऑफ द लॉज़, मतलब कानूनों का कानून। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है दोस्तों? जहाँ पे लॉ सारे के सारे लिखे गए हैं। अब है क्या ये लॉ? तो दोस्तों देखिएगा, एक राज्य को, एक स्टेट को चलाने के लिए जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो सारी की सारी जहाँ लिखी गई है उसी को क्या बोलते हैं हम? कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इसके अलावा और दिमाग में चीज़ें आएँ कि और क्या हो सकता है सर, कैसे एक्सप्लेन करें? तो आप ये भी बता सकते हो कि यहाँ पे एक इंडिविजुअल राइट्स क्या है, एक व्यक्ति के अधिकार क्या है, वो सारी बात यहाँ की गई है ना? कि किस-किस टाइप के हमें राइट दिए गए हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पे लेजिस्लेचर कैसी है, विधायिका कैसी है, एग्ज़ीक्यूटिव कैसी है, इसके अलावा जुडिशरी कैसी है, किस-किस तरीके से इनके चुनाव होते हैं, किसको किस तरीके से किस प्रोसेस से बनाया जा सकता है, कैसे वो हटाया जा सकता है ना? किस-किस तरीके से इन पॉलिटिशियन के ऊपर हम कुछ ना कुछ पाबंदी भी लगाते हैं, वो सारी बात हम यहाँ पढ़ेंगे। मतलब जितनी भी ये चीज़ें मैंने आपको बताई, इन सभी को जोड़ के एक क्या बनाया गया, आपका एक संविधान तैयार किया गया, जिसमें हर एक चीज़ के बारे में डिटेल से आपको चीज़ें मिलेंगी। ठीक है दोस्तों? तो यदि आपसे कोई पूछे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक सेट है किसका? रूल्स का, जिसके अकॉर्डिंग क्या करता है, कोई भी स्टेट है उसको रन करने के लिए या उसमें शासन करने के लिए ज़रूरत हमें पड़ती है। ठीक है? ताकि उस स्टेट के अंदर सारी व्यवस्थाएँ सुचारू रूप से हम चला सकें। ठीक है दोस्तों? अब देखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, संवैधानिक कानून क्या-क्या आते हैं? हम तो यही सोचते हैं जो सिर्फ़ संविधान में लिख दिया ना, सिर्फ़ वही है। नहीं दोस्तों, वो नहीं है। उसके अलावा और चीज़ें भी हैं, ठीक है? देखिए, सबसे पहली बात करूँ, क्या है? डिफाइन इन कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान के अंदर वर्णित है, जो वर्णन किया गया है संविधान के अंदर दोस्तों, वो चीज़ तो सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। इसके अलावा आप दिमाग में सोचिए और क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं।
तो दूसरा दोस्तों आता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसको हम बोलते हैं संवैधानिक संशोधन। दोस्तों जितने भी संशोधन हुए हैं, वो भी किस तरीके से काम करते हैं, आपके एक रूल की तरह काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जितने भी केस लॉ का मतलब क्या है, बहुत से केस ऐसे हुए हैं जिसपे पार्लियामेंट की तरफ से उसकी सॉरी पार्लियामेंट नहीं, सीजीआई की तरफ से, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, या कोर्ट की तरफ से जो भी किसी भी केस के ऊपर जो अलग से वेरीफाई किया गया उसको, या फिर उस पे जो जजमेंट दी गई है, उसको बेस मान के भी हम चीजों पे काम करते हैं। आप कहोगे कैसे, एग्जाम्पल दो। तो दोस्तों एग्जाम्पल की यदि मैं जब मैं बात करूं, तो आप देखिए केशवानंद भारती मामला, है ना। केशवानंद भारती केस में क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, कि प्रियम्बल है वो किसका भाग है। तो आप कहोगे सर प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ये बताया किसमें गया था, केशवानंद भारती केस के अंदर दोस्तों बताया गया था। उससे पहले ये कहा गया था कि ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है प्रियम्बल, लेकिन क्या नहीं है, संविधान का भाग नहीं है। लेकिन पहली बार किस केस में ये बात कही गई, तो केशवानंद भारती मामले में सबसे पहले ये बात की गई। और दोस्तों सबसे बड़ी बेंच उस टाइम पे बैठी थी, 13 जजों की बेंच थी दोस्तों। ठीक है, तो हम बहुत सारे केस ऐसे हैं जिनको आज भी ये चीज करते हैं, है ना। इसके अलावा कुछ चीजें दोस्तों ऐसी भी है जो हमें ट्रेडिशन, जो हमारे पारंपरिक चीजों से हमें मिली है। फॉर एग्जाम्पल जब हम बात करते हैं कैसे, तो सबसे पहली जब मैं बात करूं, तो आप देखते हो कि राज्यपाल और राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट और गवर्नर, जैसे ही कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी बहुमत हासिल करती है, तो उसको सरकार बनाने के लिए न्योता दिया जाता है कि आइए आप अपनी सरकार बनाइए बहुमत दिखा के। ठीक है, लेकिन ये चीज कहीं भी संविधान में रिटर्न नहीं है। ये क्या है, एक पारंपरिक। दूसरी चीज दोस्तों, जब आप देखते हो कि जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव आता है, यदि वो पास हो जाता है, तो सरकार है वो गिर जाती है। देखिए ये चीज आपने, तो दोस्तों यहाँ पे ये चीज कहीं किसी आर्टिकल में नहीं है, हमने एक ट्रेडिशन से ली है। इसके अलावा दोस्तों एक और बात करूं मैं आपकी, सरकारिया कमीशन, सरकारिया कमीशन कब आया था दोस्तों, ये 1983 में। इसने भी रिकमेंडेशन दी थी अपनी, कुछ क्या कहा था कि कोई भी जब आप राज्यपाल बना रहे हो, तो वो उस स्टेट का नहीं होना चाहिए। इसकी रिकमेंडेशन पे चीजें, लेकिन कहीं वर्णित है नहीं। क्या है ये, परंपराओं से चीजें। दूसरा, गवर्नर है कभी भी किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करना चाहिए, ये रिकमेंडेशन दी गई। तो दोस्तों हम जब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, यदि आपसे पूछे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है, तो आप क्या कहोगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है वो तो है, प्लस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जितने भी हुए हैं, इसके अलावा केस लो जितने भी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिए सारी की सारी वो, और इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी है जो हमने ट्रेडिशन से दी। जब मैं बात करूं दोस्तों ब्रिटेन के संविधान की, तो वहां पे देखो चीजों को आप कहोगे सर लिखी नहीं गई है, बिल्कुल वो दोस्तों लिखी गई है, लेकिन उनको कहीं एक जगह इकट्ठा नहीं किया गया, इसीलिए उसको एक नाम नहीं दिया गया है, वो अलग अलग है। और हमने क्या किया, सारी चीजों को एक इकट्ठा करके क्या बना के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। लेकिन उनमें मैक्सिमम चीजें, ब्रिटेन की बात कर रहे हैं, तो मैक्सिमम चीजें वहां पे किसके अकॉर्डिंग चलती है, ट्रेडिशन, परंपराओं के आधार पर। ठीक है, लेकिन टाइम टू टाइम उनमें अमेंडमेंट होते गए हैं। लेकिन बस आपसे कोई पूछे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें काउंट होती है, क्या क्या लॉ होते हैं जिनके अकॉर्डिंग स्टेट चलता है, तो आप बताओगे क्या, ये सारी की सारी चीजें हमारे पास है, जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, स्टेट को गवर्न करने का काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ आई यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। गवर्नेंस करने की क्या क्या फॉर्म हो सकती है दोस्तों, अलग अलग टाइप पे अलग अलग चीजें हमें देखने को मिली। फॉर एग्जाम्पल हम जब बात करते हैं, इंडिया की बात कर लेते हैं, है ना। तो जब आप देखोगे प्राचीन समय में, एनिसेंट टाइम के अंदर देखें, तो भारत में भी क्या हुआ करते थे, अलग अलग राजा हुआ करते थे, अलग अलग उनकी टेरिटरी हुआ करती थी। लेकिन उस इसको बोलते हैं दोस्तों राजतंत्र। तो अपने भारत में भी हमने ये चीज देखने को मिलेगी, पढ़ने को मिलेगी कि राजतंत्र हमारे भी हुआ करता था। क्या होता था, इसके अंदर किंग होता था, और किंग के पास सारी की सारी पावर्स है वो हुआ करती थी। ये बात आप भी जानते हो। आपने मूवी देखी होगी बाहुबली, तो वहां देखो शिवगामी,
है ना? जब देवसेना को कोर्ट में लाया जाता है उनकी में, तो क्या करता है बाहुबली, उसकी जो उनका सेनापति है उसकी गर्दन काट देता है। तो उसी टाइम क्या बोलती है शिवगामिनी कि देखो मंत्री, अपने जो लॉ है उसके अंदर इसकी क्या सजा है। तो मतलब लॉ तो था, है ना? तो बस यहाँ भी होता है, लेकिन सारी की सारी चीजें किसके पास होती है यहाँ पे? एक किंग के पास होती है दोस्तों। ठीक है? अब देखिए थियोक्रेसी, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? धर्मतंत्र। ये दोस्तों सारी की सारी चीजें हैं, ये इतिहास में हमें देखने को मिली है। अब धर्मतंत्र की बात जब हम करते हैं दोस्तों, तो ये हमें मिलता है ज्यादातर इंग्लैंड, इटली वगैरह में देखने को। 14 सेंचुरी के अंदर होता था। धर्मतंत्र मतलब जब सारी की सारी चीजें एक धर्म के द्वारा धर्म के अकॉर्डिंग चीजें चलाई जाएं। फॉर एग्जाम्पल जब हम बात करते हैं जैसे इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड में क्या था? पोप तंत्र था। क्या था? सबसे ऊपर चर्च था, चर्च के बाद किंग था, किंग के बाद फ्यूडल थे, फ्यूडल के बाद क्या था? पब्लिक थी। तो इस तरीके का एक पैटर्न चलता था। लेकिन यहाँ पे जो रूल चलता था वो सारा का सारा किसका चलता था? एक किंग का ना चल के किसका? एक चर्च का चलता। तो धर्म आधारित यहाँ पे राजनीति होती थी उनके अकॉर्डिंग। आज बात करूं मैं, जो मुस्लिम कंट्री है मैक्सिमम, उनमें जो रूल चलता है किसके अकॉर्डिंग चलता है? वो भी उनके धर्म के। धर्म में मतलब जो आपकी जवाबियत एंड शरीयत है इनकी, उनके अकॉर्डिंग रूल चलता है। तो वो उसको क्या बोलते हैं? धर्म तंत्र। तो एक धर्म के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है? नेक्स्ट बात करें ओलिगार्की, जिसको हम बोलते हैं अल्पतंत्र। तो कुछ लोग शासन करते हैं। एरिस्टोक्रेसी होती है कुलीन तंत्र। कुलीन मतलब पैसे वाले लोग जब शासन करते हैं, कुलीन तंत्र, तो वो अपने लिए काम करते हैं दोस्तों, एरिस्टोक्रेसी। लेकिन जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो डेमोक्रेसी में दोस्तों अमीर और गरीब दोनों टाइप के लोग यहाँ पे काम करते हैं। और जब हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, तो हमें ज्यादातर जब राइट्स की बात करें तो वो हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? डेमोक्रेसी में। इसके अलावा दोस्तों एक और होता है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप, जिसको हम बोलते हैं तानाशाही शासन। इसमें आपके दिमाग में आ जाएगा जर्मनी। क्यों? क्योंकि आपने देखा है हिटलर को एक तानाशाह की तरह उसने काम किया है दोस्तों। तो जब आप देखोगे तो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो सिस्टम चलता है वो इसी तरीके से चलता है। ठीक है? इतने तरीके से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अब हम संविधानवाद। संविधान के बारे में हमने देख लिया, किस किस तरीके के शासन की प्रणाली होती है वो हमने देख ली दोस्तों। अब हम बात करते हैं संविधानवाद। यहाँ पे चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? संविधानवाद क्या होता है दोस्तों? तो सुनिएगा बात ध्यान से। संविधानवाद वहां होगा, देखो, जहां संविधान है, जरूरी नहीं है वहां संविधानवाद होगा। आप कह रहे हो कैसे सर? देखो, चाइना के अंदर संविधान है, लेकिन वहां क्या नहीं है? संविधानवाद नहीं है दोस्तों। अब इंडिया की जब हम बात करें, तो क्या संविधानवाद है? तो आप कहोगे बिल्कुल है सर। क्या संविधान है। तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बना के पूछता है। ये चीज असर्शन एंड रीजन के अंदर आपसे पूछी जाती है। जहां संविधान है, वहां जरूरी नहीं है कि संविधानवाद होगा। जहां कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां जरूरी नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होगा। लेकिन जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, जहां पे संविधानवाद है, वहां पे संविधान पक्का होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में असर्शन एंड रीजन की फॉर्म में आपसे पूछेगा। अब संविधानवाद है क्या, इन सब की हम बातें करेंगे। देखिए, संविधानवाद की जब मैं बात करता हूं, संविधानवाद, इसमें लोगों को राइट्स दिए जाते हैं। एक चीज बताओ, अभी 2011-12 की बात है, ये अन्ना हजारे ने अनशन पे बैठे थे। उसके अलावा आप देखोगे अपने किसान आंदोलन चले हैं। तो ये जो चीजें हैं सारे के सारे, यदि ये राइट आपके पास हैं, तो इसका मतलब क्या है? वो संविधानवाद। दूसरी चीज देखिएगा, यदि आपकी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, इसको बोलते हैं दोस्तों हम कार्यपालिका, इसको बोलते हैं विधायिका, और इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? न्यायपालिका। यदि ये तीनों अपना अपना काम अच्छे तरीके से कर रही है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, तीनों ही सारे के सारा काम अपना अच्छे से कर रही हैं, तो इसका मतलब वहां क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अब दोस्तों जब मैं बात करूं चाइना की, देखिएगा,
चाइना के अंदर आप क्या नहीं कर सकते, इस तरीके से प्रदर्शन नहीं कर सकते जिस तरीके से अपने देश के अंदर किया जाता है। कारण कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है। जुडिशरी वहां अंडर आती है किसके? एग्जीक्यूटिव के। अपने आती है? नहीं आती, बाहर है। तो दोस्तों यही चीजें हैं, ठीक है, जो आपके राइट्स बढ़ाते हैं। और ये सारी की सारी चीज आपको कहाँ देखने को मिलेगी? तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में सबसे पहली बात क्या आती है कि जहां पे डेमोक्रेसी है ना, वहां पे दोस्तों आपको मैक्सिमम चांस है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मिलने के चांस है। कॉन्स्टिट्यूशन यदि है तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी वहां मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में हल्की सी हम बात करते हैं। देखिएगा इसके फीचर क्या है। फीचर, सबसे बड़ी बात, जब फीचर की बात करूं, पहला फीचर तो यही है, सबसे पहली कंडीशन ये, डेमोक्रेसी वहां मिलेगी, लोकतंत्र मिलेगा। ठीक है दोस्तों, दूसरी चीज क्या है? रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन होगा, विधि का शासन। और दोस्तों ये दिया किसने है? तो आप कहोगे डाइसी ने, डाइसी ने इसकी बात करी है। ठीक है दोस्तों, अब जब हम रूल ऑफ लॉ की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे दो चीज आती है। सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, मतलब कानून सर्वोच्च है। सुप्रीमेसी ऑफ लॉ का मतलब क्या है? कानून की सर्वोच्चता। मतलब कानून है वो सबसे ऊपर रहेगा यहाँ। मतलब जिसने कानून बनाया उससे भी ऊपर है। ठीक है दोस्तों, उसी को क्या बोलते हैं हम? कानून की सर्वोच्चता। ठीक है, दूसरी चीज क्या है? इक्वेलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समान संरक्षण। ये चीज आप पढ़ते हो, इक्वेलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समान संरक्षण। क्या मतलब है कि विधि है, जो कानून है, उसके सामने सारे के सारे क्या होंगे? बराबर होंगे। दूसरी कंडीशन ये है। ठीक है, पहली हमने क्या देखी, क्या फीचर है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का? डेमोक्रेसी होगी। दूसरी हमने क्या बात करी? रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ की बात करें तो दो चीज हमें देखने को मिली यहाँ। सबसे पहले क्या है? सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। ठीक है, कानून की सर्वोच्चता होगी यहाँ पे। ठीक है, दूसरी चीज इक्वेलिटी बिफोर लॉ। इक्वेलिटी बिफोर लॉ मतलब कानून के समक्ष समान संरक्षण, सबको एक साथ देखा जाएगा। लेकिन दोस्तों एक्सेप्शन है अपने, क्या? आर्टिकल नंबर 361 दिख रहा है आपको लिखा हुआ? क्या है ये आर्टिकल नंबर 361? तो आर्टिकल नंबर 361 जो है दोस्तों, ये आपको बताता है कि जो प्रेसिडेंट है और जो गवर्नर है, ठीक है, ये अपने काम के प्रति कोई जवाबदेही नहीं होगी इनकी। ठीक है, दूसरी चीज, आर्टिकल 361 आपको ये बताता है कि इनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस नहीं चल सकता। सिविल केस चल सकता है, लेकिन उससे पहले आपको 2 महीने पहले इनको एक रिटर्न लेटर देना पड़ेगा, प्रेसिडेंट को और गवर्नर को। तो दोस्तों देखो, सारे बराबर तो नहीं है यहाँ, लेकिन एक्सेप्शनल है। ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल नंबर 105 और आर्टिकल नंबर आपका 195, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक्सेप्शन के अंदर आते हैं। 105 एमपी के लिए, ये किसके लिए है? एमएलए के लिए। जब हम इनकी बात करें दोस्तों, तो फ्लोर पर किसी भी टाइप की बातें जो इन्होंने की है उसके लिए कोई जवाबदेही इनकी नहीं होगी। दूसरी, यदि इनके खिलाफ कोई भी केस चल रहा है तो उसको बंद कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी केस कोई चला है तो दोस्तों आपको एक चीज पता होगी, इनको एक संरक्षण प्राप्त है। कैसा? यदि लोकसभा चल रही है या विधानसभाएं चल रही है, तो उसके 40 दिन पहले और उसके 40 दिन बाद इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये इनको संरक्षण प्राप्त है। ये क्या, कौन बताता है? तो ये सारी की सारी बात बताते हैं आर्टिकल। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। कॉन्स्टिट्यूशनल में क्या? पहली डेमोक्रेसी, दूसरा रूल ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ होना चाहिए, इक्वेलिटी बिफोर लॉ होनी चाहिए, लेकिन एक्सेप्शन लिखेंगे हम कुछ साथ में, ये चीज। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट चीज जब हम बात करें सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का पृथक्करण। किया, पावर है, बटी होनी चाहिए। क्या आपने पावर बटी है? तो आप कहोगे बिल्कुल बटी हुई है सर। देखिए, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर की जब हम बात करते हैं तो क्या करते हैं? कानून निर्माण, कानून का निर्माण किया जाता है इधर, इसको कानून लागू किया जाता है। और यहाँ पे जुडिशरी का काम क्या होता है? न्याय का।
यदि किसी को गलत चीजें यहाँ से प्राप्त हो रही हैं या फिर किसी के साथ भेदभाव हो रहा है, वो सारी चीजें देखने का काम किसका है? जुडिशरी का। ठीक है दोस्तों। अब जब हम ये क्वेश्चन आपसे यूपीएससी भी पूछता है और आपका हो सकता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का जो आपका रिटर्न एग्जाम हो वहां भी पूछा जाए, क्या क्या भारत में सेपरेशन ऑफ पावर है? आप कहोगे है, बट कैसी है? तो आप कहोगे कैसी है? चेक एंड बैलेंस। ये बात आपको ध्यान रखनी है, कठोर नहीं है, चेक एंड बैलेंस का काम करते हैं। कैसे करते हैं देखिएगा। अब हमें पता लगा कि जो विधायिका वो कानून बनाती है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव उसको क्या करती है? लागू करती है, और तीसरी जुडिशरी हमने देखी न्याय का काम करती है और इनकी देखरेख करती है। ठीक है बात दोस्तों। लेकिन जब मैं बात करूं एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है? कानून लागू करना। लेकिन दोस्तों पहली चीज ये आती है, एग्जीक्यूटिव निकलती किससे है? लेजिस्लेचर से। ठीक है। दूसरी चीज, आपने देखा होगा बहुत बार कि जो डीसी है या एसडीएम इनको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट पावर दी जाती है ना? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बोलते हैं, सुना भी होगा आपने जरूर। तो ये भी अपना दरबार लगा के लोगों की चीजों को सुन के क्या करते हैं? न्याय का काम करते हैं। अब देखो ये काम किसका है न्याय करने का? आप कहोगे सर जुडिशरी का, लेकिन फिर भी पावर किसको दी गई है? एग्जीक्यूटिव को, है ना? तो चीजें देखो किस तरीके से हैं। जब मैं लेजिस्लेचर, इधर एग्जीक्यूटिव की और बात कर लेते हैं एक बार। आपने देखी होगी अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ऑर्डिनेंस पावर, ऑर्डिनेंस पावर, आर्टिकल नंबर 123। और इसके अलावा दोस्तों ऑर्डिनेंस, इसी की बात करूं तो कितना है? 213। तो जब हम इनकी बात करें दोस्तों, तो ये ऑर्डिनेंस क्या होता है? एक तरीके का कानून ही होता है ना? कानून बनाने का काम किसका है? लेजिस्लेचर का है। जब ये लेजिस्लेचर आपकी काम नहीं कर रही और ऐसा टाइम आ जाता है कि हमें एक ऑर्डिनेंस पास करना है, तो प्रेसिडेंट के पास पावर है 123, और किसके पास है? गवर्नर के पास 213। तो देखिए दोस्तों ये खुद उस कानून को बना के और उसको लागू करने का काम करते हैं। तो देखो कानून बनाने का काम किसका है? आप कहोगे लेजिस्लेचर का, लेकिन फिर भी देखिए दोस्तों क्या कर रहे हैं? आपकी एग्जीक्यूटिव काम कर रही है। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा जब हम लेजिस्लेचर की बात करते हैं, समझना ये बात, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन लिखना आएगा। ठीक है। तो चीजों को समझा रहा हूँ, ये दिमाग में बिठा लो, और ये सारी की सारी बातें आपको वहां लिखनी है। जब हम लेजिस्लेचर की बात करें, कानून निर्माण का काम करती है, आप कहोगे बिल्कुल करती है सर। लेकिन कई बार यहाँ पे कुछ ऐसे केस आ जाते हैं जिनके ऊपर ये काम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आपको पता है हमारे जो मिनिस्टर्स हैं सारे के सारे, उनमें से बहुत कम ऐसे हैं कि हो सकता है उस फील्ड से रिलेट करते हो या नहीं करते। दोस्तों आपकी एग्जीक्यूटिव दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो कहोगे सर परमानेंट एग्जीक्यूटिव होती है, और दूसरी होती है टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव। टेम्परेरी में हमारे कौन से आते हैं? एमएलए, एमपी। और जो परमानेंट होती है इसके अंदर कौन आता है दोस्तों? आईएएस, आईपीएस, ये सारे के सारे होंगे। ठीक है। जिनको आप शिव वगैरह बोलते हो, तो सारे के सारे ये होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जब कई बार क्या होता है कि किसी भी टेक्निकल चीजों को लेके कोई लॉ बनाना है, तो अब इनको तो नहीं पता, है ना? तो वो क्या करेंगे फिर? जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है वो उसके बारे में सारी चीजें करके लॉ बना के इनको देंगे, और वो फिर आपका संसद के अंदर पास करवाया जाता है। तो दोस्तों देखो यहाँ लॉ बनाने का काम किसका है? लेजिस्लेचर का। लेकिन इन इस केस में कौन कर रहा है ये काम? एग्जीक्यूटिव। तो देखो दोस्तों किस तरीके से एक दूसरे के ट्रांसफर हो रही है चीजें। नेक्स्ट चीज, बात बढ़ते हैं हम जुडिशरी की तरफ। जुडिशरी में जब आप बात करें, तो आप सबसे पहली चीज ये आती है कि देखिए न्याय करने का काम जुडिशरी का है। लेकिन जब आप देखिए कभी भी यहाँ पे आपको सीजीआई को हटाना है, किस तरीके से हटाते हो? आप कहोगे सर पार्लियामेंट के अंदर बिल आएगा, सीधी सी बात है। हटाने का काम किसका है? लेजिस्लेटर। अपॉइंट करते हैं तो कौन करता है? आप कहोगे सर प्रेसिडेंट करता है ना? अब लॉ बनाने का काम किसका है? लेजिस्लेचर का। लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखवाया था केस लॉ। केस लॉ ये भी किसकी तरह काम करते हैं? जैसे एक संविधान काम करता है उसी तरीके से ये काम करेंगे, तो संविधान में वर्णित अभी बताया आपको। यदि आपको कोई कहे कि प्रियम्बल पार्ट नहीं है संविधान का, तो आप क्या कहोगे? आजा दिखा के लाता हूँ तेरे को, ये रहा। पार्ट है किसका? आपका कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी किसी तरह काम करता है, वो भी तरह काम करता है। दोस्तों देखो
इस तरीके से चीजें को एक दूसरे के ऊपर दिखाना। तो आपसे यही क्या पावर ऑफ सेपरेशन पावर तो आपको लेकिन कैसा है कठोर लचीला है इस तरीके से कि चेक एंड बैलेंस का काम करता है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी में रिटर्न में आने वाला है। दोस्तों आपकी अचीवमेंट प्रोफेसर किया सकता है। ठीक है, ये बात पहली चीज हमने क्या बात की थी डेमोक्रेसी, दूसरी रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, तीसरी बात सेपरेशन ऑफ पावर। लेकिन फिर भी मैंने आपको सारी चीजें, ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। और क्या क्या हो सकता है, तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी, स्वतंत्र है वो न्यायपालिका होनी चाहिए। क्या है, क्यों, क्योंकि कोई भी इंटरफेयर नहीं करती, कोई भी एप्लीकेशन ना। इसके अलावा दोस्तों इंडिविजुअल राइट्स है, क्या आपको राइट्स मिलेंगे, व्यक्तिगत बिल्कुल मिलेंगे। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, क्या चीजों को एक्सप्रेस करने की है आपके पास फ्रीडम, तो आपको है। क्या आपको फंडामेंटल राइट मिले हुए हैं, आपको भी है। इसके बाद रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट, क्या है, बिल्कुल है, उत्तरदायी सरकार ना। आप पढ़ते हो कि कोई भी बिल बनता है, किसी भी चीज पे गलत होता है तो उसकी उत्तरदायी कौन है, तो आप लोग ना, उत्तरदायी सरकार है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, क्या आपसे नीति निर्देशक या फेयर इलेक्शन होते हैं, तो आप हो सकते फेयर इलेक्शन। यदि मैं बात करूँ इंडिपेंडेंट मीडिया, मीडिया भी क्या होनी चाहिए, मीडिया भी है हमारे पास। आपसे यदि पूछा जाए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और क्या काम है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म सरकार के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा कि वो लोगों के अधिकार ना, ठीक है। तो आप देख लीजिए क्या ये सारे के सारे राइट फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंग कोई भी लॉ बनता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको कैंसिल कर देता है। यही चीज आपकी जुडिशरी क्या है, इंडिपेंडेंट है, ये चीज शो करती है। और दोनों ही फीचर यहाँ पे है, तो इसका मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या है, कोई भी पार्टी अपने मन माने तरीके से काम नहीं कर सकती। तो बस ये जब आपको कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करूँ तो ये सारी की सारी चीजें आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। और जो आपने यहाँ देखा, सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए, चेक एंड बैलेंस का काम करना चाहिए, ये भी है बिल्कुल, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। तो ये कहाँ होगा, तो आपको ऑब्वियसली डेमोक्रेसी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये बात आपको बहुत अच्छी समझ आई होगी। आज मैंने सिर्फ क्या बताया, कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, बात अपनी कर दी, उसके अंदर क्या क्या चीजें आती है वो बात कर दी। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होगा, जो आपको राइट देता है और किस पे पाबंदियां लगाता है, ठीक है, ताकि वो आपके राइट्स हो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको आज की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। आज की वेरी मच, हैव ए नाइस डे, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। यदि अच्छी लग रही है वीडियो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। आज के लिए